गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम अपनी अगली क्लास को कंटिन्यू करते हुए आपको आज मैं पढ़ाऊंगी उड़ीसा की इकत। पिछली क्लास में मैं आपको बता रही थी कि आपको सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो ध्यान रखनी है, भारत के 3 रंगे हुए वस्त्र कौन कौन से हैं। भारत राजस्थान की बंदेज जिससे वस्त्र बनते हैं, दूसरा पटोला की साड़ियाँ जो हाथ से रंगे हुए वस्त्र होते हैं, और तीसरा है उड़ीसा की इकत। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि राजस्थान अलग है, गुजरात अलग है। चलिए हम ये मान लेते हैं कि राजस्थान और गुजरात दोनों ही भारत के पश्चिमी राज्य हैं, दोनों आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक ही प्रांत है। लेकिन उड़ीसा तो बिल्कुल पूर्व में आ जाता है। कहाँ पूर्व कहाँ पश्चिम। आप देखिए हमारी भारत की एकता कितनी थी उस समय से ही, कि इतना अद्भुत ये उदाहरण है कि जो पश्चिम में होता था वही प्रक्रिया भारत के पूर्व में भी अपनाई जाती थी। उड़ीसा ठीक पश्चिम बंगाल के नीचे है और ढाका की मलमल वहां आती थी। मलमल उस जमाने में बांग्लादेश अलग नहीं था, मैं स्वतंत्रता पूर्व से पुरानी बात कर रही हूँ। और तब ढाका एक राज्य हुआ करता था, तो ढाका से के बुनकर मलमल ढाका की मलमल बनाया करते थे और वहां से आती थी सूती ताने और बाने वहां से मिलते थे, धागा मिलता था। और जो रंगाई प्रक्रिया थी राजस्थान की और गुजरात की बंदेज प्रक्रिया, जो बांधनी प्रक्रिया जिसे कहते हैं, उससे रंग बुनकर यहाँ के जो राजस्थान और गुजरात के बुनकर वहां पर जब उड़ीसा गए, जब वो एक बार राजस्थान और गुजरात में बहुत बड़ा वो आया था, ड्रॉट यानी कि भूखमरी आई थी और सूखा पड़ा था, तो बुनकर वहां पर अपने क्योंकि वहां पे बुनाई का अच्छा कॉटन, वहां पे सूती धागे अच्छे मिलते थे ढाका से, तो वे उड़ीसा की तरफ यानी पूर्व में शिफ्ट हो गए थे। उस समय उड़ीसा अलग नहीं था, उड़ीसा बंगाल का ही एक हिस्सा था। तो जब ये मैं आपको हिस्ट्री समझा रही हूँ कि कैसे जन्म हुआ, क्यों पूर्व और पश्चिम के राज्यों में एक ही प्रक्रिया एक ही तकनीक अपनाई गई। तो बुनकर वहां पर शिफ्ट हुए और उन्होंने उड़ीसा में धागे को, जो बुनाई प्रक्रिया थी, बांधनी प्रक्रिया थी बंदेज की, उसको नाम दिया इकत। इकत वस्त्रों को रंगने की तकनीक गुजरात के पटोला बांधनी के समान होती है। इकत इंडोनेशिया का शब्द है जिसका अर्थ है बांधना। माना जाता है कि इकत का जन्म दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य एशिया, दक्षिणी अमेरिका, पश्चिमी अफ्रीका में हुआ। यह वस्त्रों को रंगने की प्राचीन तकनीकों में से एक है। ऐसी ही धारणा है कि गुजरात के पट्टन से के बुनकर 12वीं शताब्दी में उड़ीसा आकर बस गए, तब से यहाँ इकत बनाने की परंपरा शुरू हुई। अब आपको ये हिस्ट्री क्लियर हो गई, तो आपके पास अगर क्वेश्चन आता है कि भारत के हाथ से बुने हुए, हाथ से रंगे हुए वस्त्रों के बारे में बताएं, तो आपको उड़ीसा की इकत, राजस्थान की बांधनी बंदेज जिसे कहा जाता है, और गुजरात की पटोला, तीनों के बारे में लिखना है। चलिए अब हम आगे बात करते हैं इकत के बारे में। प्रक्रिया सेम है पटोला जैसी ही। इकत वस्त्र बनाने हेतु सूती व धागा, अक्सर टसर रेशम के धागों का प्रयोग किया जाता है। कभी कभी ऊन का भी, बहुत रेयरली ऊन का प्रयोग पर बहुत कम होता है, लेकिन अधिकतर उपयोग में सूती धागे या फिर रेशम के धागे। और टसर कहाँ मिलता है? बंगाल में। टसर रेशम के बारे में मैं जब रेशम पढ़ा रही थी आपको, तो मैंने बताया था कि टसर बंगाल से मिलता है। तो रंगों के अगर हम बारे में बात करें तो प्राकृतिक रंग लिए जाते थे पहले। पौधे, पत्ती, पेड़ की छाल से प्राप्त प्राकृतिक रंगों में रंगा जाता था, किंतु इन वस्त्रों की मांग बढ़ने के कारण कृत्रिम रंगों का प्रयोग भी किया जाने लगा। लाल, काला, भूरा, बैंगनी, सफेद इसके प्रमुख रंग हैं। प्रयुक्त नमूने। अब जब हम नमूनों की बात करते हैं तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि नमूने वही लिए जाते हैं जो आसपास के प्राकृतिक स्रोतों में उपलब्ध हैं, जो उड़ीसा में देखने को मिलता है, क्योंकि उड़ीसा में प्रभाव किसका है? बंगाल का। और बंगाल में आपने एक बहुत बड़ा धार्मिक स्थल सुना होगा, पुरी। पुरी एक भगवान कृष्ण का एक बहुत बड़ा धार्मिक स्थल है,
जिसमें भगवान कृष्ण के साथ उनके भाई बलराम और बहन सुभद्रा को पूजा जाता है। तो भगवान कृष्ण हमेशा से काले शरीर में हम उनको देखते हैं, और वस्त्र कौन से पहनते हैं, वो पीला। और जो बलराम थे वो पहनते थे सफेद वस्त्र, और सुभद्रा पहनती थी हमेशा नीला रंग। इसी वजह से वहाँ के जो बुनकर है वो जो रंगों का इस्तेमाल करते हैं वो होता है अक्सर लाल, नीला, सफेद और पीला। नमूने कौन से होते थे? भगवान कृष्ण के कौन से भगवान कृष्ण को जब भी हम देखते हैं, आप लोगों ने महाभारत देखी होगी, तो उनके क्या होते थे? शंख, चक्र, फूल, बतख, मीन, मछली, रुद्राक्ष, लैम्प, बादल, मंदिर, टोकरी, लताएं, मोर, पक्षी, जानवर जैसे शेर, हिरण, हाथी, क्योंकि वो किससे प्रभावित होते थे? महाभारत और रामायण के चित्रों से। तो जो नमूने हैं वो और रंग दोनों में ही भगवान कृष्ण का के वस्त्रों का एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। निर्माण की तकनीक, इसके अलावा इकत में मैं एक और चीज आपको बता दूं कि जैसे काला है, तो अगर हम वो लोग 3 काल यानी भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल वो भी दर्शाते हैं साड़ियों में, कपड़ों में बुनकर। अगर भूतकाल है तो काले रंग का इस्तेमाल, और काला रंग और भी क्या चीज दिखाता है? विद्रोह को दिखाता है, या फिर काला रंग किसको दिखाता है? आप दुखी मन को या फिर शोक को। ऐसे ही सफेद भी शांति को या शोक को। और क्योंकि बलराम बहुत बलिष्ठ थे, वो थे बलवान थे, इसीलिए जब हम किसी भी चीज को, यूनिफॉर्म भी इसीलिए जब बनती है तो जहाँ डिसिप्लिन आता है, जहाँ बलराम क्योंकि बहुत डिसिप्लिन इंसान माने जाते थे, बहुत ऐसी उनकी वो थी, तो जहाँ सफेद रंग यानी शांति यानी गरिमा, जो बलिष्ठ है, या फिर ऐसी जगह पे सफेद रंग इस्तेमाल होता था। और लाल रंग होता था उत्साह का, चटक, शोक, विवाहित स्त्री का रंग। और ऐसे ही पीला रंग किसको दर्शाया जाता था? भगवान कृष्ण को। और भगवान जो पीला रंग है पूजा को, या बहुत पवित्र चीजों को जब भी कोई रंगते थे तो इन रंगों का प्रयोग होता था। वर्तमान काल, मैं आपको 3 कालों के बारे में बता रही थी। भूतकाल से क्या दर्शाते थे? भूतकाल यानी ब्लैक, और वर्तमान काल यानी जो वर्तमान में है। तो जितने भी रंग हैं अच्छे रंग, यानी कि पीला है, लाल है और सफेद रंग है, वो है वर्तमान। और भविष्य में कौन से आ जाते थे रंग? जितना बैंगनी है, नीला है, भविष्य कैसा भी हो सकता है, इसीलिए वो रंग दर्शाए जाते थे। इकत, अगर हम तकनीक की बात करें तो इकत वस्त्रों के निर्माण हेतु धागों को रंगने की क्रिया बुनाई से पहले ही धागों को रंग लिया जाता था। यही प्रक्रिया मैंने आपको पटोला में बताई थी कि पहले धागे रंगे जाते थे और रंगे हुए धागों से वस्त्र की बुनाई की जाती थी। इसको बनाने की प्रक्रिया बेहद श्रमसाध्य और लंबी होती थी। सबसे पहले डिजाइन को कागज पर उकेरा जाता था, जिसके आधार पर बुनकर फ्रेम पर ताने और बाने के धागों को रखकर नक्शा तैयार करते थे। अब डिजाइन के अनुसार धागे को मोम लगे धागों से बांधकर पहले हल्के रंग के धागे इस्तेमाल होते थे और फिर गहरे रंग के धागों में। बंधेज की प्रक्रिया भी जो चालू होती है हल्के से गहरी होती है, क्योंकि पहले हल्के रंग को रंगा जाता है, फिर उससे गहरा, फिर उससे गहरा। अगर हम रंगों के बारे में बात करें तो पहला रंग कौन सा रंगा जाएगा? सफेद। सफेद के बाद और गहरा रंग कौन सा हो जाएगा? पीला। पीला के बाद और तीसरा रंग कौन सा हो जाएगा? लाल। और फिर हो जाएगा ब्लैक। तो सफेद, पीला, लाल और फिर काला, ऐसे 4 रंगों में रंगा जाता है। बुनाई के लिए बांस अथवा लकड़ी के पिट लूम्स का प्रयोग किया जाता था। वीविंग द्वारा सही डिजाइन बनाने की प्रक्रिया इतनी जटिल होती थी कि बुनकर के पूरे परिवार को मिलकर यह कार्य करना पड़ता था। इकत की साड़ियाँ, इसीलिए कई बार कहा जाता है कि एक इकत की बहुत सुंदर साड़ी बनाने में एक बुनकर को 1 महीने से 2 महीने भी लग जाते हैं। यह कार्य बहुत जटिल होता है और यह कार्य बुनकरों द्वारा बहुत धैर्य यानी कि बहुत पेशेंस रखनी पड़ती थी। पूरा परिवार इसमें लग जाता था।
लेकिन धीरे धीरे ये प्रक्रिया, और जो इससे बन नेचुरली जब 1 महीने तक कोई बने एक साड़ी को बुनाएगा तो उसकी क्रय लागत यानी कि साड़ियाँ महंगी हो जाएंगी। तो सस्ती साड़ी करने के लिए बुनकरों को सूती साड़ियों का प्रयोग करना पड़ा, और ये धीरे धीरे जो बुनाई है आज के ज़माने में मशीन जो हाथ की बुनाई है वो धीरे धीरे मशीन की बुनाई में कन्वर्ट होने लगी। लेकिन आज भी इक्कत की साड़ियाँ बहुत बहुत ही सुंदर होती हैं और बहुत ध्यान से रखी जाती हैं। जिन महिलाओं के पास होती हैं, हमेशा प्रत्येक विवाहित स्त्री की इच्छा होती है कि उसके पास एक इक्कत की साड़ी हो। आजकल इक्कत तकनीक से साड़ियों के अतिरिक्त हैंडबैग, पर्दे, फर्निशिंग के आइटम ये सब भी बनने लगे। थैंक यू।